आप लॉरेंस को इसलिए जानते हो क्योंकि आप उस लॉरेंस से पहले आप सलमान खान को जानते हो। आप जितने बड़े आदमी को थ्रेड दोगे ना, आप उतना बड़ा बनोगे। महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक अपने किसी भी सरकारी दस्तावेज पर, किसी भी एफआईआर पर लॉरेंस का नाम नहीं जोड़ा। अगर आप सिद्धू मूसेवाले के ऊपर भी जाओ, एनआईए की रिपोर्ट बोलती है कि कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाले के भी कनेक्शन खालिस्तान मूवमेंट के साथ थे करके। कनाडा के अंदर क्या है कि बहुत सारे जो वोट बैंक है, सिखों के बहुत बड़े वोट बैंक है, तो वहाँ के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को उस सिख के सारे वोट चाहिए ना यार। चलो तुम इतना प्यार करते हो कि नहीं खालिस्तान बनाना है करके, तो एक खालिस्तान कनाडा में बनवा दो यार। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि आज हमारे साथ है लकी भिष्ट सर। इनको आप सब आई एम श्योर जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, ये एक एनएसजी कमांडो रहे हैं, हमारे देश के एक स्नाइपर रहे हैं, एक स्पाई रहे हैं, और ये वर्ल्ड के टॉप 200 स्नाइपर्स में से एक रहे हैं। इन्होंने कई वीआईपीज़ की जो सिक्योरिटी होती है उनको हेड भी करा है। तो इनका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही क्रेजी रहा है। बहुत ही अंडर कवर मिशंस पे ये जाकर हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करके आए हैं। कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा। कुछ केसेस ऐसे हुए जिसमें हालांकि कोई प्रूफ नहीं मिला, बट कुछ जैसे हो जाता है, उसके चलते सर को जेल में भी जाना पड़ा। इनकी लाइफ बहुत ही डायनामिक रही है, बहुत ही अलग अलग चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस करी है। और इस कंट्री का सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, कैसे एजेंट्स को टास्क दिए जाते हैं, कैसे वो एग्जीक्यूट होते हैं, सबकी नॉलेज सर को है। तो आज बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एपिसोड होने वाला है। सर स्वागत है आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू यार, आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। अभी कैसी चल रही है सर लाइफ? सर लाइफ बिल्कुल मस्त चल रही है, बहुत बढ़िया तरीके से। दीपावली मना के आया हूँ घर पर। ठीक है। तो सर जो आपकी लाइफ इतनी अमेजिंग डायनामिक रही है कि कभी आप किसी कंट्री में कोई मिशन पे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी सिक्योरिटी हेड कर रहे हो, अब आप थोड़े रेस्ट पे हो, तो आप मिस करते हो उस लाइफ को, स्पाई वाली लाइफ को, एक्शन वाली लाइफ को? आजकल जो भी मतलब पुरानी लाइफ है, मैं उसको आजकल क्या कर रहा हूँ सर, कागज़ में उतार रहा हूँ, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो भी मैंने एक्सपीरियंस है या जो भी लाइफ में जो भी चीज़ें देखी हैं, तो उनको दुनिया को बताऊँ। ठीक है। तो कुछ तो हम लोग पॉडकास्ट के थ्रू, और या अभी जस्ट एक बुक आने वाली है उसके थ्रू, या मेरी कुछ एक मूवी या वेब सीरीज़ आने वाली है उसके थ्रू, मतलब ऑडियंस को देखने को मिलेगा। बट आप ऑफ कैमरा कह रहे थे यार मैं बिल्कुल मिस नहीं करता इसे, मैं तो कभी कहूँगा ही नहीं कि स्पाई बनो। ऐसा क्यों सर? अरे सर अच्छा एक चीज़ बताऊँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, दुनिया में कोई भी हो, मैं हिंदुस्तानी नहीं बोल रहा हूँ, लोगों को सिंपल आदमी पसंद ही नहीं है भाई। दुनिया को वो पसंद है जिसकी लाइफ टेढ़ी मेढ़ी रही है। ठीक है। मतलब अब टेढ़ी, अब लगता इजी है, कहने को बहुत आसान है यार कि मतलब आदमी सक्सेस चीज़ें ये वो, एक आदमी मतलब यहाँ पहुँचने के लिए जो भी लाइफ गुजार के आता है ना सर, मतलब उसके कुछ घंटे भी गुजारना बहुत मुश्किल है। लोग बात करते हैं जेल, बहुत सारे लोग आते हैं यार जेल के अंदर कि 4 साल रहे करके, लोग बोलते हैं अदर कंट्रीज़ में रहे। ठीक है। किसी आदमी को जंगल में 1 दिन के लिए छोड़ दो यार, तो उसको सब समझ में आ जाएगा सिर्फ 1 दिन के अंदर। आज का यूथ है जिसके हाथ से मोबाइल ही नहीं हटता भाई। ठीक है। मतलब जैसे करण पैदा हुआ था कवच कुंटल के साथ, तो ये लोग मोबाइल के साथ ही हुए हैं। ठीक है। तो जब उस किसी को ये बोलना है यार कि 2 दिन के लिए भाई अपना मोबाइल को छोड़ दे, एक रूम के अंदर चला जाए, तो वो भी नहीं कर पाएगा वो। तो आप इस दुनिया से कट जाते हैं, मतलब अपने रिश्तेदार, भाई बहन, सब लोगों से एक अलग देश के अंदर जा रहे हैं यार, एक नई आइडेंटिटी के साथ। तो बहुत मुश्किल है, चाहकर भी अपने लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने अपने लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो फिर आप वापस नहीं आओगे। तो लगता बहुत है, इजी लगता है, अच्छा लगता है, पिक्चरों में बहुत ज़बरदस्त लगता है। ठीक है। पिक्चरों में लगता है कि यार हीरो वो कर रहा है करके, लेकिन रियल लाइफ में बहुत फ़र्क है सर। पर सर जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि किसके लिए सूटेबल है स्पाई बनना, सपोज जैसे आप एक सूटेबल थे या हो भी कि भाई हाँ भाई आप जैसा स्पाई नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, या फिर कह लो इंडिया में, तो कौन सूटेबल रहता है ज़्यादा? सर मेरे लिए जिसके अंदर इमोशन ही नहीं है, जो दुनिया में किसी से प्यार नहीं करता। अगर आपको मैं बोलूँ, आप कहते हो यार मुझे मेरे बाथरूम के अंदर 2 साल तक डाल दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाना दे देना नीचे से, मैं कहूँगा बेस्ट स्पाई हो यार। आपके अंदर इमोशन नहीं है किसी के लिए भी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जिए मरे। ठीक है। तो वो बेस्ट स्पाई है यार। अगर आपके अंदर इमोशन है तो आप नहीं बन सकते ना। और वो एक सर्टेन स्पेसिफिक एज पे आप हो तभी अचीव कर पाते हो, ऐसा कुछ है? या फिर आप जैसे मतलब 25 अराउंड 25 के आसपास हो? देखो, अगर किसी को भी दुनिया की किसी भी चीज़ में डालना है,
तो मेरे लिए लगता है एक बेस्ट टीनेजर, क्योंकि उस टाइम आप जैसा चाहोगे वैसा ढाल लोगे उसको। मतलब हम ही नहीं, पूरा वर्ल्ड क्यों करता है सर, क्यों? मतलब अगर आपको आर्मी या किसी में भी करना है तो बोले यार 17 एज में आ जाओ करके, ठीक है, कि आपकी जब तक आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे आपकी 18 कंप्लीट हो जाएगी एज, और बाकियों के लिए बोलते हैं आप ग्रेजुएशन करो, चीज़ें करो, 24-25 साल 30 साल, क्योंकि इसमें ये वो फील्ड है ना, मतलब जहाँ आपको पता है यार आप मतलब कि आप जिस काम करने जा रहे हो तो आप हो सकता है वापस ना हो उस काम से, आपको शुरू से ही प्रिपेयर करके जा रहे हैं। अगर एक बच्चे को बोल रहे हैं, 17 साल के बच्चे को बोलते हैं, सिखाना शुरू करता है, कमरे के अंदर मिलिटेंट है, मिलिटेंट को तो ऐसे मारेगा, अब उसको ये नहीं बोलते कभी भाई तू भी मर सकता है करके। अब यार एक 35 साल के आदमी को बोल दो यार आप कि यार एक मिलिटेंट है, कमरे के अंदर जाना, पूरा बेवकूफ है क्या यार? सही बात, ठीक है। अगर मैं आप लोगों के साथ अभी बैठा हूँ यहाँ पर, मैं आप लोगों को बोलूँ यार मुझे यार अपनी एक अंगुली काट कर दे दो करके, आप बोलोगे ऐसा बेवकूफ इंसान है यार, मैं अंगुली काट कर दूंगा क्या? तो सोचो यार एक आदमी एक कमांड के अंदर मरने के लिए जा रहा है, उस सिर्फ एक ट्रेनिंग, एक एज है, जिस एज पर ही आप उसको ढाल सकते हो। छोटा सा पेड़ का उदाहरण लेकर चलो ना सर, आप एक छोटा सा पेड़ है यार, उसको जिस एंगल में डालोगे वो टहनी वहीं चली जाएगी। अब आपको बोलूँ कि बरगद के पेड़ का आप डायरेक्शन चेंज करो तो पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है। मतलब सर अगर कोई 24 साल 25 साल का बंदा है तो वो मेंटली उसने काफ़ी मतलब ज़िंदगी देख ली है, मोह माया देख ली है, वो अटैचमेंट्स देख ली है फैमिली के साथ, तो शायद वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, स्टेबल नहीं है एक कमांडो बनने के लिए, स्पाई बनने के लिए। आपके हिसाब से मुश्किल है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है बनने के लिए। मतलब 100 में से हो सकता है एक आदमी, मैं ये नहीं कहूँगा कि यार हो सकता है कि कोई नहीं जिसको बोले मुझे तो करना ही है करके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। देखो अलग अलग, मैंने आपको क्या बोला कि स्पाई वर्ल्ड में बहुत सारे मिलिटेंट भी साथ में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आपको हमेशा मिलेगा कि एक देशभक्ति क्या करता है, देश के लिए काम करता है। कभी कभी एक मिलिटेंट भी देश के लिए काम करता है, बट क्यों, रीज़न क्या है उसका? मतलब मैं भी अगर अपने किसी सोर्स को चुनता हूँ तो मैं भी उसकी चीज़ें देखता हूँ, यार ये मेरी मदद क्यों कर रहा है, क्या उसको पैसों की नीड है, ये रियल में किसी को नुकसान पहुँचाना चाहता है। अगर मुझे अपना एक एजेंट बनाना है तो सपोज करो कि मुझे एक एनिमी को टारगेट करना है और मुझे पता है कि जिसको मैं अपना सोर्स बना रहा हूँ वो मुझसे ज़्यादा नफरत करता है उससे, तो डेफिनेटली वो मेरे साथ काम करेगा। वो देश के लिए काम नहीं कर रहा है, उसको अपना बदला लेना है, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं उसे कैसे खत्म करूं, मुझे उसकी जरूरत है। काम देश का ही मुझे काम देश का ही हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, तरीका चेंज हो गया। सही बात है। तो सर अगर देखा जाए तो एक स्पाई का, एक एजेंट का असली टारगेट है क्या? मतलब वो क्यों जा रहा है मिशन पे, वो टारगेट क्या है उसका? सर एक एजेंट का, एक स्पाई का, मैं हम अपने लिए नहीं बोलूँगा, पूरे वर्ल्ड को लेता हूँ, चाहे CIA का हो, MSS का हो, MI5 का हो, है ना, हमारा हो, ISI का हो, मोसाद का हो, किसी का भी एक हम पर्टिकुलर, इनका टारगेट पता है क्या होता है? अब आपको शौक लगेगा, एक स्पाई का टारगेट होता है एक देश, पूरा देश टारगेट होता है। मतलब ये नहीं है कि टारगेट कोई आदमी हो उसका, ठीक है, उसका मेन टारगेट होता है किसी देश को। मतलब अब आप बोलोगे यार देश कैसे, क्योंकि आज के टाइम में तो देश को गुलाम बना नहीं सकते, वो सिचुएशन नहीं है कि आप देश को गुलाम बना सकते हो करके, लेकिन एक स्पाई ये चाहेगा कि किसी भी देश की गवर्नमेंट उसके हिसाब से चले। आप सोच नहीं सकते कि 70 साल की गवर्नमेंट गिरा देगा आपकी एक आदमी। और सर इसको ऑर्डर कौन देते हैं? यार एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी दुनिया की कोई भी एजेंसी है, चाहे हमारी हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लेके चलता हूँ, कैसे कि 4 मई 1989 या 87, मेरे माइंड से थोड़ा सा वो हो रहा है, फिजी की गवर्नमेंट गिर गई थी। वहाँ की गवर्नमेंट क्या हुई, कलब हो गई। वहाँ के जो कर्नल थे रबुका, उन्होंने वहाँ पर फिजी को क्या कर दिया, अपने हैंड ओवर में ले लिया पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो अंग्रेज यहाँ से क्या हुआ, बहुत सारे हिंदुस्तानियों को फिजी लेकर गए, क्योंकि फिजी उनके कंट्रोल में था और उन्हें काम करने के लिए चाहिए थे फिजी में बहुत लोग। तो जितने भी हम लोग बिहार, यूपी से जितने भी लोग थे वो फिजी के अंदर थे, और फिजी में उस टाइम इंडियंस की लगभग 55% पॉपुलेशन थी। जो कर्नल रबुका था वो नहीं चाहता था, इंडियंस को लाइक नहीं करता था। जब उसने गवर्नमेंट गिराई तो उसने एक ही दिन हज़ारों इंडियंस को किल कर दिया। इसकी पूरी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया बोल रही थी यार गलत हुआ है करके, लेकिन खुल के कोई सामने नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे लोग थे, 55% हिंदुस्तानी थे, तो हिंदुस्तान ने स्टेप डिसाइड किया, बोला नहीं फिजी की गवर्नमेंट को ही चेंज कर देंगे करके। तो वहाँ से एक ऑपरेशन स्टार्ट होता, ऑपरेशन त्रिशूल। और ये लगा लो कि 87 या 89 एक्चुअल डेट में वो है, स्टार्ट हुआ और 2002 के दशक में हमारी एजेंसी ने एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर बना दिया वहाँ पर। मतलब कहने का मतलब है कि पूरी गवर्नमेंट चेंज कर दी। तो उनका पहला टारगेट क्या होता है, एक देश। आज आप छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, रशिया, ठीक है, यूक्रेन वॉर चल रहा है,
ये दुनिया को दिखाई दे रहा है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ये सिर्फ हमको नज़र आ रहा है। जो यूक्रेन महज 6 घंटे में ख़त्म हो सकता है, यार 2 साल होने वाले हैं यार, यूक्रेन ख़त्म ही नहीं हो रहा। सही बात है। कोई तीसरे लोग हैं जो इस वॉर को करा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब उनका भी टारगेट क्या है? उनका भी टारगेट एक देश है। उनका टारगेट क्या है? रशिया है कि रशिया को बैकफुट में फेंक दो करके। मतलब एक स्पाई का टारगेट नहीं होता कोई, एक स्पाई का टारगेट होता है एक देश की सरकार को खत्म कर देना, उस देश को खत्म कर देना, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देना। जैसे ISIS हो गया, या बिन लादेन के आप लगा सकते हैं, ठीक है, लश्कर तोयबा हो गया। एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना। उसके लिए ऑपरेशन में अगर किसी इंडिविजुअल को भी टारगेट करना हो तो 3 दिन में भी ऑपरेशन हो सकता है, 3 साल में भी हो सकता है, ऑपरेशन 30 साल में भी हो सकता है। ऐसा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये ऑपरेशन, उस ऑपरेशन के लिए कई सालों से प्लानिंग होती है। अगर किसी देश की गवर्नमेंट कोलैब हो गई तो ऐसा नहीं है यार कि 2 दिन पहले डिसाइड किया है, ये कई सालों की मेहनत होती है। और ये लोग क्यों करते हैं ऐसा? आप क्यों चाहोगे किसी देश की गवर्नमेंट को गिराना? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना यार। यार क्यों चाहोगे? अब हमारे बगल में देख लो ना, श्रीलंका ख़त्म, नेपाल में कंट्रोल कर लिया, बांग्लादेश वैसे ख़त्म हो गया। रीज़न क्या है कि एक उदाहरण के लिए 1947 से लेकर हमारे देश में कांग्रेस गई नहीं थी यार। आप कांग्रेस की सरकार देखो तो जब मुरारी देसाई जी की सरकार आई तभी कांग्रेस की सरकार गई। USSR कभी चाहता ही नहीं था ये सरकार जाए करके। आपको लगता है, हमें लगता है कि हमारी गवर्नमेंट सिर्फ हम ही डिसाइड करते हैं। हमारी गवर्नमेंट किसकी बनेगी ये कुछ और भी लोग हैं जो डिसाइड करते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है सर? दुनिया में हर जगह ऐसा ही होता है सर। और मैं भी यही चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कल US में क्या चल रहे हैं, इस टाइम इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, US में इलेक्शन चल रहे हैं, तो मैं भी यही चाहूँगा यार कि मेरे बेनिफिट के लिए किसकी सरकार आनी चाहिए। अगर आप ही हो, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर दो, आप अपने मोहल्ले के अंदर एक प्रधान को खड़ा करते हो, ठीक है, प्रधान के इलेक्शन में भी 10 गुट हो जाते हैं, एक बोलता है ये प्रधान जीते, दूसरा बोलता है ये प्रधान जीते करके। उनका निजी फायदा होता है ना यार, उनका क्या निजी फायदा। अगर ये प्रधान जीतेगा तो कुछ एक ठेके इसको मिल जाएंगे, कहता है मेरा जीतेगा तो मेरे को ठेके मिल जाएंगे। इसी को आप बड़े लेवल पर ले लो, अगर US में ये प्रेसिडेंट आएगा तो मेरे देश को ये फायदा होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए US के अगर जहां जहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं वहां से आर्मी विड्रॉल करेगा ट्रंप, या बाइडेन ट्रंप आर्मी को विड्रॉल करेगा, तो ये बड़े लेवल पर है। तो आप सोच सकते हैं कि देश भी ये प्लान करता है कि सरकार किसकी आनी चाहिए करके। सर आपने तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्स कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। आप कह रहे हो कि इन्वॉल्वमेंट जनता के साथ साथ और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वॉल्व है सरकार चुनने के लिए बेसिकली। आपको लग रहा है ऐसा? मतलब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्यों बांग्लादेश की सरकार गिर गई? क्यों नेपाल के अंदर भी गवर्नमेंट चेंज हो गई? मतलब क्यों हुई नेपाल के अंदर गवर्नमेंट चेंज? क्यों हम लोग अभी पूरी दुनिया की नजर अभी US के इलेक्शन में है? मैंने आपसे बोला ना कि जब आप अपने घर के, अपने छोटे से एक गांव के प्रधान के इलेक्शन में भी आप चाहते हो कि यार वो प्रधान बने जो आपके लिए बेनिफिट हो, या एक वो विधायक बने जो आपकी समस्याएं सुने। 2 विधायक खड़े एग्जाम्पल के लिए, एक विधायक जो क्या कहते हैं कांग्रेस वाला है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक BJP वाले, एक निर्दलीय, सबके अपने अपने है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर एक निर्दलीय भी खड़ा होगा ना उसके साथ भी 20 लोग खड़े होंगे पीछे, लेकिन उन 20 का कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, उसने कुछ ना कुछ तो उन्हें टॉफी दे रखी होगी, इधर को ये करूंगा मैं। बट सर जैसे बड़ी कंट्रीज चाहती हैं कि भाई ये गवर्नमेंट हो इंडिया में या सपोज कहीं भी, तो ये जैसे एक लोग की तरफ देखें तो लोग अपना सोचते हैं कि मैं इसको दे दूं, मैं उसको दे दूं, मतलब एक तरफ एक व्यू पॉइंट हो जाता है कि मैं इसको दूंगा। तो बड़े लेवल पे भी ये सेट होता है कि भाई लोगों को ऐसा नैरेटिव सेट करो कि वो ही गवर्नमेंट आए कि भाई जो वो चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला। एक्चुअल में गवर्नमेंट गिरती कैसे है, कभी भी गवर्नमेंट कैसे गिराई जाती है? क्या होता है, हजारों करोड़ की फंडिंग आती है। मैं एक उदाहरण देता हूं, किसी देश के अंदर हजारों करोड़ की फंडिंग आएगी, सबसे पहले क्या होगा, एजेंसी डिसाइड करेगी, आप मिनिस्ट्री में बैठे हो, कौन कौन बिकाऊ नेता है, ठीक है, उन सारे नेताओं को खरीदा जाएगा, जगह जगह पर प्रोटेक्ट किए जाएंगे, पूरी मीडिया को खरीदा जाएगा, आपको हीरो बनाया जाएगा, ठीक है, आपकी हर चीज को हीरो बनाया जाएगा, इनकी छोटी सी भी गलती को क्या बताया जाएगा, बड़ा बनाकर दिखाया जाएगा, क्योंकि पब्लिक के दिमाग में एक आपको क्या बनाया जाएगा, एक बहुत बड़ा चेहरा बनाया जाएगा, ठीक है। तभी यार मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं आपसे, आप अभी तक दुनिया में कितने नेताओं से मिले हो, बड़े लीडर से? बहुत ही कम। लेकिन आपके अंदर एक सोच तो है ना यार। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 नेता हैं आपके दिमाग में, एक है कि A नेता बहुत अच्छा और B बहुत बुरा है, क्या B से आप कभी मिले?
किसी ने तो सोच बनाई है ना आपकी। तो कौन है जिन्होंने सोच बनाई है? कोई ना कोई तो होंगे। सही बात है। मीडिया ही ओवरऑल एक बड़ा रोल प्ले करती है। मीडिया रोल प्ले करती है, मीडिया के पीछे भी कोई है। हमें मीडिया दिखाई दे रहा है आज के टाइम में यार। मीडिया के पास चले जाओ ना, अगर मैं बोलूँ, मैं तो अगर आप मेरे से बात करें तो मीडिया भी वही छाप रही है जो उन्हें दिखाना है। कौन कहता है कि स्वतंत्र मीडिया है यार? सर इंटरनेशनल अफेयर्स की बात चल ही रही है, तो अभी इंडिया और कनाडा की बहुत वाद विवाद चल रहे हैं। कुछ किलिंग्स वहाँ पर हुई है जिसका ब्लेम यहाँ के गैंगस्टर पे डाला जा रहा है, लॉरेंस पे, और खालिस्तानी मूवमेंट रिवाइव हो रही है, हिंदूज पे अटैक हो रहा है। तो क्या इसके पीछे भी ब्रेन्स कहीं और के हैं, कुछ और क्या चल रहा है सर? थोड़ी सिचुएशन एक्सप्लेन करो। देखो, मैंने आपको बोला कि कुछ भी चल रहा होगा, ब्रेन कहीं और ही होंगे। कनाडा का जो भी आप सिचुएशंस दिखा रहे हैं इस टाइम कि भाई कनाडा में इलेक्शन, अब कनाडा के अंदर क्या है कि बहुत सारे मतलब जो वोट बैंक है, सिखों के बहुत बड़े वोट बैंक हैं, ठीक है। तो वहाँ के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को उस सिख के सारे वोट चाहिए ना यार। तो उसको कहीं ना कहीं लगेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ करके, क्योंकि उसको ये कह रहा है कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे लिए दुनिया के किसी भी देश से दुश्मनी ले लूँगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका वोट बैंक है। तो कुछ एक खालिस्तानी, मतलब कुल एक खालिस्तानी जिनको भी फंडिंग है, दुनिया में हर चीज़ फंडिंग है, उनके पीछे भी कोई ना कोई है। इतना बड़ा कनाडा शायद आपके मेरे नॉलेज से हमारे क्षेत्रफल में हमसे ज़्यादा ही है। जी जी जी। अरे यार, तुम इतने ही बड़े भक्त हो उनके, तो वहीं बना दो ना खालिस्तान, छोटी जगह दे दो उनको। चलो तुम इतना प्यार करते हो कि नहीं खालिस्तान बनाना है करके, ठीक है, तो एक खालिस्तान कनाडा में बनवा दो यार। क्यों नहीं? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी प्रॉब्लम करनी है किसी थर्ड पर्सन ने, ठीक है। उसको चाहिए अपने सरदारों के सारे वोट कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान मेरे साथ है या नहीं है करके, मैं हिंदुस्तान से दुश्मनी ले लूंगा लेकिन तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा ना, वोट डालने वही जाएगा। पर सर ऐसे लेवल पे कि आपने एनिमी ही घोषित कर दिया इंडिया को कि भाई आज से ये मेरे एनिमी है, कनाडा ने जो किया है, तो ये तो बहुत ही वो हो गया ना एकदम से कि भाई एक्सट्रीम। नहीं, मैंने आपको एक चीज़ और बताऊं, जब भी बड़ी एजेंसीज के गेम होते हैं, यहाँ कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता सर। सिचुएशंस के हिसाब से यहाँ दोस्त भी बदल जाते हैं, ठीक है, सिचुएशंस के हिसाब से यहाँ दुश्मन भी बदल जाते हैं। कभी हम लोग कहते हैं कि चाइना और हिंदुस्तान बहुत अच्छे मित्र थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, आज कहते हैं हम बहुत बड़े दुश्मन हैं, कल दोस्त भी हो जाएंगे सर। यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ फ़र्क पड़ता है कि बर्बाद किसको करना है। 10 खालिस्तानी खड़े हो रहे हैं कनाडा के अंदर, एक एंगल से दिखा दिया उन्होंने, हज़ारों खालिस्तानी खड़े हो गए करके। अब ग्राउंड रिपोर्ट चेक करो ना यार, किसने कहा? चलो लॉरेंस ने कि भाई लॉरेंस ने मार दिया, आप एविडेंस दो ना यार गवर्नमेंट को। यार हमारा क्यों मारेगा लॉरेंस? हमारे पास बहुत बड़ी एजेंसी है भाई, दुनिया के अंदर लाखों की फोर्स है हमारे पास। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर आप जाओ तो वर्ल्ड के अंदर हम बहुत पावरफुल हैं सर, और हमारे को ज़रूरत नहीं है किसी थर्ड पर्सन की यार। इंडियन सोल्जर्स दुनिया के अंदर, अगर आपने कभी हिस्ट्री में आपने सुना होगा कि एक तानाशाह हिटलर ने बोला कि यार अगर हिंदुस्तान की फोर्स मुझे मिले तो मुझे दुनिया को फतेह कर लूँगा यार। तो जो चल रहा है सर, ये सिर्फ एक बड़ी राजनीति, वोट बैंक, ठीक है। तीसरा कोई और एक देश, एशिया के अंदर हम एक पावरफुल देश हैं, तो कभी वेस्टर्न या कोई और देश चाहेगा ही नहीं है कि हम आगे बढ़ें। एक छोटा सा आप भी एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप डेली अपने पॉडकास्ट के व्यूज़ देखते हो कितना मुझे नहीं पता, सामने वाले के देख रहे होंगे यार आप कैसे साला उसका व्यूज़ कितने आ रहे हैं करके। एक छोटे से लेवल है ना यार, वो तो देश का लेवल है भाई, आप डेली उसके ज़्यादा देख रहे हो। सही बात है सर, ये तो होता ही है, ग्राउंड रियल है ना यार। आप ये नहीं देख रहे यार कि मैं कैसे मतलब रिकॉर्ड तोड़ दूं करके, आप देख रहे हो इसके कैसे बढ़ रहे हैं यार। तो यार जब इस लेवल पर ये हो रहा है तो फिर आप बड़े लेवल पर तो। करेक्ट सर, आप कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम कह सकते हैं कि सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, इन्वॉल्व कोई थर्ड पार्टी है या फिर जो किलिंग्स हो रही हैं, तो सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम क्यों यूज़ किया जा रहा है? और वो भी सर इंटरनेशनल अफेयर्स में, मतलब वो सीधा सीधा रॉ को भी टारगेट कर सकते थे कि रॉ ने मारा है या सीक्रेट एजेंसीज ने मारा है, बट गैंगस्टर का नाम ले लेना। नहीं, एक्चुअली क्या है, देखो सर, इस टाइम इंडिया के अंदर कौन हाईलाइट है? अब 2 साल के बाद आदमी भूल जाएंगे। अगर मैं 90 के दशक में जाऊं तो 90 के दशक में कोई और डॉन था, ठीक है, 80 के दशक में कोई और था हिंदुस्तान का, ठीक है, 24 में कोई चेंज है, 2 साल के बाद कोई चेंज होगा। टारगेट किसको करना है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लॉरेंस की बात कर रहे हैं, मतलब आप लॉरेंस को क्यों जानते हैं? सोशल मीडिया, मतलब उसने क्या किया? एक एज ए गैंगस्टर जानते हैं कि एज ए किलिंग्स। सिद्धू मूसेवाले का असैसिनेशन, कितने केसेस हैं लॉरेंस के ऊपर? सर हमें तो यही 79 केस चल रहे हैं अभी लॉरेंस के ऊपर, 79, ठीक है।
आप 3 केस छोड़ दो आप सिद्धू मूसेवाला केस छोड़ दो, ठीक है, आप सुखदेव सिंह गोगामड़ी का केस छोड़ दो, ये 2 केस छोड़ दो आप। अब मुझे बाकी के केस बताओ उसके। पता ही नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि एक बड़े हाईलाइट आदमी को टारगेट किया ना यार। आप लॉरेंस को इसलिए जानते हो क्योंकि आप उस लॉरेंस से पहले आप सलमान खान को जानते हो, ठीक है, आप सलमान को जानते हो ना। एक दुनिया के अंदर एक चीज़ क्या है, आप जितने बड़े आदमी को थ्रेड दोगे ना आप उतना बड़ा बनोगे, ठीक है। तो उसने सलमान को थ्रेड दिया, सिद्धू मूसेवाला किलिंग उसके ऊपर आई। अगर आप सिद्धू मूसेवाले के ऊपर भी जाओ तो एनआईए की रिपोर्ट पढ़ो ना आप, तो एनआईए बोलती है, ये मैं नहीं बोलता, एनआईए की रिपोर्ट बोलती है कि कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाले के भी कनेक्शन खालिस्तान मूवमेंट के साथ थे करके। अच्छा, ये वो बोलती है, एनआईए की रिपोर्ट बोलती है। आप नेक्स्ट किलिंग सुखदेव सिंह गोगामड़ी की देखो तो उसके भी क्या है, ये मैं नहीं बोलता हूँ कि मतलब गवर्नमेंट की चार्जशीट बोलती है यार कहीं ना कहीं लोकल डिस्प्यूट प्रॉपर्टीज के अंदर भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था करके। भाई ये तो गेम चल रहा है। एक जेल के अंदर एक आदमी है यार मेरे भाई, उसको जेल में रहना है, जेल के अंदर रहना है ना उसने, तो जेल के अंदर अपनी एक लाइफ स्टाइल भी जीनी है भाई, सब चीज़ें जीना है। 14 महीने से साबरमती जेल के अंदर है वो, और मैं बोलता हूँ कि 14 महीने से 14 मंथ से कोई उससे नहीं मिला, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर सीआरपीसी की 268 लगा रखी है, तो उसके लिए आप मिल नहीं सकते आप, ठीक है। उसके लिए भी क्या है, और सीआरपीसी लगाने का मतलब रीज़न क्या है, 268 लगाने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ही है मीडिया ट्रायल। इस देश के अंदर क्या है, मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो सीआरपीसी 368 लगी इसलिए है क्योंकि 3 रीज़न में से एक सबसे बड़ा रीज़न है मीडिया ट्रायल भाई। हर आदमी अगर आप कि लॉरेंस के पास 700 शूटर्स हैं यार, आप लिस्ट तो दिखा दो भाई, कौन सी एजेंसी ने दे दिया यार कि 700 शूटर हैं करके, कहीं लिखा तो होगा भाई। सही बात। मतलब मैंने आपको बोला कि आप वही लोग देखती है ऑडियंस जो उसको दिखाई दे रहा है यार। पर सर ऐसा सच में है कि जेल में रहते हुए आपको इतना टाइम काटना है जेल में और आप फिर भी ऑर्डर दे रहे हो बाहर की किसको मारना है, कैसे करना है? यार होता है, देखो इसके लिए मैं डिले नहीं करूंगा कि मैं तो ये भी बोलूँगा आपको कि एज ए सीक्रेट सर्विस में रहने के दौरान मैंने अपने बहुत सारे दोस्त जेल में बनाए, क्योंकि जेल एक ऐसी जगह है जहाँ से मुझे हर एविडेंस मिलता है कौन मरने वाला है और किसने मारा है। अगर मुझे भी केस खोलना होगा यार, देखो किसने किलिंग करी होगी, या तो प्रोफेशनल बंदे ने करी होगी, या नॉर्मल किलिंग होगी तो विद इन 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाएगा। प्रोफेशनल ने करी होगी तो कहीं ना कहीं जेल से तो कनेक्शन होगा ही, क्योंकि एक डॉक्टर का दोस्त कौन होगा, डॉक्टर ही होगा ना यार। एक क्रिमिनल का दोस्त क्रिमिनल ही होगा। अगर मुझे दूसरे क्रिमिनल को ढूंढना है तो किसी ना किसी क्रिमिनल के पास तो जाना ही पड़ेगा। करेक्ट बात है। और सर आपके हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई की सोशल मीडिया पे ऐसे पॉजिटिव पीआर क्यों करी जाती है? क्योंकि हम देख रहे हैं फैन पेजेस बन रहे हैं, यूथ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो पॉजिटिवनेस क्यों दिखाते हैं जबकि वो गैंगस्टर है? और यार हम लोग अभी आप एक दीवार कुछ भी लो, उस पर लिख दो यार कि इस दीवार के पीछे मत देखना, चलो 99% जाके उसी दीवार के पीछे देखेंगे। आप मतलब अब्दुल कलाम जी को क्यों नहीं पढ़ते? उनकी कहाँ है सोशल मीडिया? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि लोगों को वो देखना है जिसकी लाइफ टेढ़ी मेढ़ी है। लोगों को सीधे लोग देखने ही नहीं है। लोगों को इंडिया के आईएएस ऑफिसरों को नहीं देखने, जो इतने बड़े बड़े आईपीएस हैं उनको नहीं देखने। परमवीर चक्र जो हमारे देश के पहले परमवीर चक्र हैं मेजर सोमनाथ सर, उनको नहीं देखना। लोगों से पूछो यार कौन सोमनाथ सर है, लोगों को नहीं पता, ठीक है। मैंने आपको बोला कि लोगों को सिर्फ क्या है, टेढ़े मेढ़े शॉर्टकट रास्ते। लोगों को मतलब हीरो बनना है, लेकिन सीधे रास्ते से हीरो बनने में बहुत मुश्किल लगता है मेरे भाई। अगर आज आपको हीरो बनना है, आज आप स्टार्ट करोगे, कल आप एक साइंटिस्ट बनते हैं, कल आप एक बहुत अच्छे प्लेयर बनते हैं, एक अच्छे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी बनने में। शॉर्टकट तरीका है, रातों रात फेम सब चीज़ है। लेकिन आप कभी भी किसी क्रिमिनल से जाकर मिलो, उसकी आत्मा से पूछो कि तू सच में खुश है या नहीं है करके, आपको जवाब मिलेगा यार। आपको रियल में जवाब, दिखावे के ऊपर मत जाओ कुछ भी, ये जो दिखावा है उसके ऊपर मत जाओ। उस अंधेरी कोठरी के अंदर जो आदमी रह रहा है ना, उससे जाके पूछना कि जब उसके घर वाले उससे मिलने के लिए आते हैं, वो 2-2 घंटे लाइन में लगे रहते हैं यार। उन माँ बाप की क्या गलती है जो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं और 2 घंटे की लाइन में लगे हुए हैं करके। सर एक अभी रिसेंट किलिंग में भी लॉरेंस का नाम आ रहा है, बाबा सिद्दीकी जो उनकी जो किलिंग हुई है, तो इसके पीछे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि सही में उसने किया है या किसी और ने किया है? बाबा सिद्दीकी वाला तो मीडिया का ही है यार, कि मीडिया की रिपोर्ट है ये तो। महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक अपने किसी भी सरकारी दस्तावेज पर, किसी भी एफआईआर पर लॉरेंस का नाम नहीं जोड़ा।
चाहे उसके भाई का अनमोल का नाम आ रखा है, लेकिन लॉरेंस का नाम उसमें इंक्लूड नहीं किया अभी तक। लेकिन अब अगर बाबा सिद्दीकी की भी देखो, मैंने आपसे क्या बोला कि इनकी जो भी किलिंग्स हुई आज तक, हिस्ट्री उठाकर देख लो, 79 केसेस में अगर ये बाबा सिद्दीकी का केस चार्जशीट पर जुड़ता है तो लॉरेंस के ऊपर ये 82 मतलब 80वां केस होगा ये वाला। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र पुलिस नहीं बोलती भाई ये किया है करके। जो भी इसके आईओ है, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन्होंने कहीं नहीं बोला कि डायरेक्ट तरीके से इसमें क्या है लॉरेंस जुड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, नाम क्यों आ गया, क्योंकि उसके भाई का नाम है कहीं ना कहीं। देखो भाई का नाम है, कनेक्शन किसके साथ है, लॉरेंस के साथ है, तो डेफिनेटली इनडायरेक्ट तरीके से नाम आया, लेकिन अभी तक उसको डायरेक्ट तरीके से नाम नहीं दे रखा। तो सर ये भी पॉलिटिकल है, बिजनेस है, या ये नाम फैलाने की कोशिश है, या बॉलीवुड कनेक्शन, क्योंकि सीधा सीधा लिंक सलमान खान से जा रहा है। तो सर ये अंडरवर्ल्ड एक्चुअली बॉलीवुड में अभी है नहीं है, क्या क्या सीन है? मतलब यार देखो, आप हो या मैं हूं, वो किसको देखना पसंद कर रहा है हिंदुस्तान के? आजकल हिंदुस्तान में हर लड़के को हीरो बनना है भाई, चाहे वो रील से बनना है, किसी भी चीज़ से उसको हीरो ही बनना है आज के टाइम में, ठीक है। लेकिन देखो बॉलीवुड हमारे देश का एक नेशनल सिनेमा, क्यों? तो वहाँ का एक बड़ा स्टार, एक बड़े स्टार को थ्रेड दिया है ना भाई। मैंने आपको बोला कि आपने जितने बड़े को टारगेट करोगे आप उतना बड़ा बनोगे। अभी मैं हूँ, अगर सपोज कल मैं एक बहुत बड़े आदमी को थ्रेड देता हूँ तो मेरा पीआर वैसे ही होता है, क्योंकि मैंने बड़े को थ्रेड दिया तो मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन रातों रात में फेमस हूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, चाहे उससे मुझे कोई लेना देना हो या नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 10 लोगों से पैसा निकलवा लूँगा नीचे कि भाई बात सुन, मैं सलमान को थ्रेड दिए, तू है ही क्या करके, ठीक है। तो यार मतलब मैं अभी भी आपको बोलूँगा कि जो भी आपके व्यूअर्स हो या कोई भी, भाई क्राइम का रास्ता नहीं चुनना। देखो क्राइम का रास्ता बहुत छोटा होता है, और हमारी दुनिया में पता है क्या है, हमारी दुनिया के अंदर ये बोला गया है, जब भी हम कभी ऑपरेशन में गए और हमें लगता था यार कि सर बहुत ही मुश्किल है इस टारगेट को गिराना, मतलब हमारा आना, हम वापस नहीं आ पाएंगे, तो हमारे सीनियर एक ही चीज़ बोलते थे कि विड्रॉल करो ऑपरेशन को यार, कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी लाइफ 6-7 साल ही है बस, हम नहीं मारेंगे, कोई दूसरी एजेंसी मार देगी, कोई ना कोई मारेगी। एक क्रिमिनल मिलिटेंट इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती यार भाई, ठीक है। और पर सर जैसे सलमान के पास थ्रेट्स जा रही हैं, वो तो रियल में जा रही हैं लॉरेंस के थ्रू। देखो एक थ्रेड तो गई है, वो तो सच है, उसको हम डिले नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद कोई थ्रेट नहीं गई ना, ये तो कंटिन्यू फिर उस थ्रेट को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैंने आपको बोला कि एक छोटा सा मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। एक मित्र थे मेरे, कभी वो बहुत बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे, तो ज़्यादातर जेल में ही रहते थे वो। तो मैंने उनसे पूछा यार, मैंने कहा चौधरी जी क्या बात है करके, आप हमेशा ही अंदर रहते हैं? तो यार बोले यार मैं जब भी बाहर आता हूँ, बोला मेरे बाहर आते ही क्या होता है, सारे लड़के एक्टिव हो जाते हैं। कोई पेट्रोल पंप में जाएगा, गाड़ी में तेल भराएगा, बोलेगा चौधरी जी ने बोला है। दारू के ठेकों में जाएगा, बोलेगा 5 पेटी दारू दे चौधरी जी को कुछ पता नहीं है, शहर पूरा हिल रखा है। मतलब कि एक बारी नाम आने के बाद कभी भी देखो, कोई भी प्रशासन होता है, एक आप चौकी इंचार्ज से लेकर वहाँ के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक, वो कभी नहीं चाहता कि उसके एरिया के अंदर यार फालतू की भसड़ हो करके, क्योंकि हर आदमी ने आगे बढ़ना है, ठीक है। एक एसएसपी भी नहीं चाहता कि उसका जो एरिया हो बिल्कुल पीस हो, क्योंकि उन्हें भी डीजीपी बनना है भाई आगे। तो रीज़न क्या है कि उनको तो पता ही नहीं होता उनके नाम पर क्या क्या हो रहा है करके। मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, आप लॉरेंस का स्टार्टिंग केस देखो 307 में ही था, 307 से ऊपर आज तक कभी कोई केस नहीं है उसके ऊपर। बाकी सारे केस तो अंदर से ही लगे ना, 120 लगे, 120 भी लगे सब केसों में। तो कितने सही है कितने गलत, उसके लिए गवर्नमेंट जांच कर रही है। बट सर आपको लगता है कि लॉरेंस मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, या एजेंट हो सकता है? क्योंकि पहले भी ऐसा हो रखा है 2004 में, जब छोटा राजन के शूटर्स को यूज़ करा गया था दाऊद को मारने के लिए। और या फिर ये भी हो सकता है कि क्या लॉरेंस को एक मोहरे की तरह ट्रीट करा जा रहा है कि कुछ भी करके नाम डाल दो इस पे। तो आपका टेक क्या है इस पे? देखो 1993 के बाद आपको पता ही है इनका ग्रुप अंडरवर्ल्ड का 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, ठीक है। और 2004 का जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं अशोका होटल वाला, ठीक है, उसमें दोनों वांटेड थे, विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह, दोनों के दोनों वांटेड थे, और महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। तो बाद में लोगों ने बोला कि यार कि ये दोनों के दोनों क्या करते, दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान जा रहे थे करके, ठीक है। तो इंडियन सीक्रेट एजेंसी ने इनको हायर किया था, ये लोगों का कहना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी क्या है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार नहीं RNW यूज़ कर रही है। तो मैं ये कहूँगा यार भाई, RNW के पास दुनिया के बेस्ट ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे शूटर्स हैं, बहुत अच्छे फायरर हैं, ठीक है। तो उन्हें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। ये टोटल मीडिया ट्रायल चल रहा है और धीरे धीरे 1 आध साल के बाद बंद ही हो जाएगा।
सर आपने अजीत डोभाल सर के साथ भी आप रहे हो टीम में, तो उनका बिहेवियर के बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि उनके बारे में हमने मोस्टली पढ़ा ही है या मतलब इंटरनेट पे ही देखा है जो देखा है। देखो आज अनएसी चीफ बैठे हैं, है ना, तो आप अगर कोई हमारे इतने बड़े लोकतंत्र देश के अगर अनएसी चीफ होंगे तो फिर मतलब ज़्यादा इस बात पर डिबेट ही नहीं करें। और वैसे मेरे लिए अच्छा है कि वो भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, है ना, तो मैं भी, तो मुझे इस चीज़ का ही यार कि हमारे उत्तराखंड के एक रहने वाले मतलब इस सीनियर लेवल पर बैठे, उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस करे हैं। अब ऑपरेशंस की बात करोगे सर, उनको आप बहुत कम देखोगे, ठीक है। एक ऐसे इंसान जिनको दुनिया में सिर्फ अपना काम पता है, अपना टारगेट पता है, दुनिया में उन्हें कुछ नहीं पता। आप सिक्किम से लेकर, ठीक है, आप ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर, पाक से लेकर, तो दुनिया के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस, अगर मैं बताऊँगा तो ये मतलब मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ ही कम पड़ जाएगी, इतने ऑपरेशंस होंगे सर लाइफ में। और एक अच्छे इंसान, देखो बेहतर इंसान है तभी उस जगह पर है। एक अच्छे इंसान मतलब एक बहुत अच्छे ऑफिसर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान है ना सर। तो कभी वैसे आपने देखा उनको पैनिक मोड में कि जैसे कुछ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई हो? आज तक मेरे से सीनियर को, जिनके साथ भी मैंने काम किया, मैंने कभी मेरे से सीनियर को कभी पैनिक होते हुए देखा ही नहीं यार। कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, उन्होंने कभी पैनिक ही नहीं हुआ। अगर मैं भी हूँ, अगर मैं भी सपोज करो कल मेरे नीचे लोग काम कर रहे हैं, मेरे कलीग काम कर रहे हैं, मेरे नीचे मेरे एजेंट काम कर रहे हैं, अगर मैं अगर पैनिक हो गया तो उनका मॉरल खत्म हो जाएगा यार। सही बात है। हमारे अंदर एक कहावत है, अगर दुनिया में तुम्हें किसी को बर्बाद करना है, लीडर खत्म कर दो, ठीक है। आपने लीडर खत्म, पूरी प्लानिंग खत्म, सब कुछ खत्म, आपको ज़्यादा को टारगेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो स्नैपर में मैंने यही सीखा है, जब तक अगर आप आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, सोल्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक गोली एक दुश्मन का मोटो था। जैसे स्नैपर में आया तो मोटो ही चेंज हो गया, और मोटो हुआ एक गोली एक कमांडर। अब कमांडर को शूट करो, सब खत्म दुनिया में। सर अगर कभी टारगेट मिस हो जाए आपका, जैसे आप किसी मिशन पे हो एंड कुछ अलग हो गया, या पब्लिक प्लेस, जैसे मतलब मैं मूवी के रेफरेंस से बता रहा हूँ, पब्लिक प्लेस पे कोई मिशन एग्जीक्यूट करना है, कुछ गड़बड़ हो गई या आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन चली गई, तो हमने मूवी में किसी और की कोई सिविलियन मर गया या कुछ हो गया, तो डैमेज कंट्रोल यही है गवर्नमेंट का कि हम इसको नहीं जानते, या कुछ और बैकअप प्लान्स रहते हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताइए सर, एक इंडिविजुअल आदमी की ज़्यादा वैल्यू है या देश की वैल्यू है? देश की वैल्यू। देश की ना, देश के लिए हज़ारों लोग कुर्बान। जब भी एक स्पाई, एक एजेंट कहीं जाता है, अगर उस देश में उसकी वजह से कुछ भी होंगे ना, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म हो जाएंगे भाई। उसका असर पूरी कंट्री के ऊपर पड़ता है। अगर उस देश में आप एक सपोज हिंदुस्तानी नागरिक है कोई भी, अगर वो कुछ भी करता है, अगर फिर भी वो गवर्नमेंट में, अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट फिर भी अपने आदमी को सपोर्ट करती है, तो उसके रिलेशंस पूरे देश के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। आप एक आदमी का नुकसान चाहोगे या पूरे देश का नुकसान चाहोगे? तो इसमें कोई गवर्नमेंट भी गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो एक स्पाई जा रहा है उसको ये सब चीज़ नहीं पता, उसको सब चीज़ पता है भाई, क्योंकि उसको पता है कि उससे ऊपर उसका देश है, तभी तो जा रहा है। तो ये मजबूरी है दुनिया के हर देश की। हम ही यार, हम तो छोड़ो, आप क्या कहते हैं, यूएस का एक इंसिडेंट आपने पाकिस्तान में सुना होगा, ठीक है, रेमंड एलन की हिस्ट्री आप सुनना। तो रेमंड एलन का क्या था, रेमंड एलन को एक्चुअली क्या हुआ था, जब 26/11 हुआ था इंडिया के अंदर, तो यूएस को पहली बार लगा कि यार हाफिज़ यहीं तक नहीं रुकेगा करके, ठीक है। वो 9/11 से अभी तक उनका सदमा नहीं निकले थे वो लोग, और यहाँ 26/11 हुआ, तो उसका असर यूएस में भी हुआ भाई। तो CIA ने पहली बार प्लान किया, CIA ने बोला कि हाफिज़ को क्या करो, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करो करके, और यूएस ने UN में उसको ग्लोबल टेररिस्ट के लिए मांग उठाई, और चाइना ने वीटो पावर का यूज़ किया और ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से रोक दिया हाफिज़ को। लेकिन यहाँ भी नहीं रुका, CIA नहीं रुका यहाँ। CIA ने बोला कि हाफिज़ को मारना है भाई, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने अपना एक एजेंट, जो वहाँ पर पहले डेल्टा फोर्स के हुआ करते थे, उनको एक डिप्लोमेट पासपोर्ट पर एक नॉर्मली CIA के थ्रू पाक एम्बेसी में भेजा, ठीक है। और वहाँ कंटिन्यू लोग वॉच कर रहे थे हाफिज़ के ऊपर। और एलन को एक दिन पता चला कि यार हाफिज़ का एक प्रोग्राम यहाँ, और उसी दिन था डेट गिराने का। लेकिन जैसे ही एलन वहाँ से निकला, रेमंड एलन वहाँ से निकला, तो ISI को पता चल गया कि हाफिज़ टारगेट है करके। तो ISI ने अपने 2 एजेंट लगा दिए पीछे। मतलब स्पाइनोस की दुनिया पता है क्या भाई? स्पाइनोस की दुनिया वो है कि आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, आपके पीछे 100 की लाइन होगी, दूसरे को नहीं पता, दूसरे के ऊपर, मतलब ये चैन कभी खत्म नहीं होती है, ध्यान रखना, ये चैन कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे एक अर्थवर्म आता ना, उसको काट दो तब भी चलेगा वो, तो ये कभी खत्म नहीं होता।
तो रेमंड एलन पहले हाफिज को मारता, इससे पहले वो नज़दीक पहुंच गए भाई उसके, और दोनों रेमंड एलन को टारगेट करने लगे। इससे वो तो ऑलरेडी एक भाई, मैंने कहा डेल्टा के वहाँ की इलाइट फोर्स का कमांडो रह चुका है, उसने पहले ही दोनों को शूट कर दिया। जैसे ही दोनों को शूट किया, ठीक है, तो भाई आवाम वहाँ की गुस्सा होगी, पाकिस्तान की आवाम, वो मारने के लिए आ गई रेमंड एलन को। तो रेमंड एलन ने अपनी जान बचाने के लिए अमेरिकन एम्बेसी में कॉल किया कि यार ये चीज़ हो गई। अब CIA वहाँ से निकली उसकी मदद करने के लिए, इत्तेफाक से एक और मर गया गाड़ी से। मतलब जैसे ही एम्बेसी से गाड़ी निकली, तीसरा एक और मर गया भाई। और तीसरे मरने के बाद कैसे भी करके पाकिस्तान रेंजर वहाँ तक पहुँचे, वहाँ की लोकल पुलिस, रेमंड एलन को जेल में डाला भाई उन्होंने, ठीक है। मतलब अमेरिका को भी कम से कम 3 महीने लगे अपने एजेंट को बाहर निकालने के लिए, और CIA ने अपने एजेंट को निकालने के लिए 21 लोगों की किलिंग करी है पाकिस्तान में, और सरिया लॉ निकालकर रेमंड एलन को लेकर गए। और आपको एक चीज़ और इत्तेफाक होगा सुनकर कि रेमंड एलन को निकालने के चक्कर में उन्होंने बिन लादेन को 1.5 महीना बाद में मारा। वो ऑपरेशन 1.5 महीना पहले था, डिले करना पड़ा क्योंकि बराक ओबामा उस टाइम वहाँ के प्रेसिडेंट थे। बराक ओबामा को पता था अगर हम इस टाइम बिन लादेन को पाकिस्तान में मारेंगे तो रेमंड एलन को पाकिस्तान में फांसी दे देगी पाकिस्तान गवर्नमेंट, क्योंकि इतना प्रेशर होगा पाकिस्तान के ऊपर। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं भाई, पहले हम रेमंड एलन को निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बिन लादेन को मारेंगे। तो एक एजेंसी ने, और अपने एजेंट को निकालने के लिए 21 आदमी को किलिंग, मतलब मैं किलिंग बोलूं क्या करूं, आज तक वो गायब है, मिले ही नहीं है कभी। तो आप स्पाई नोज का वर्ल्ड नहीं समझ सकते किस लेवल पर काम करते हैं। सर, एक स्पाई की लाइफ, एक एजेंट की लाइफ इतनी ज़्यादा थ्रेटनिंग होती है, इतनी ज़्यादा रिस्की होती है, तो मैं जानना चाहता हूँ इनका रिक्रूट करने की क्राइटेरिया क्या होता है? यार ये लोग क्या करते हैं, दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, हम ही नहीं, ये लोग पहले से ही टारगेट बना के रखते हैं, ये कंटिन्यू वॉच करते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को ही लगा, अगर आप हमारे सबसे आज तक, अगर जो मैं बोलूँ कि हिंदुस्तान के नंबर 1 स्पाई रविंदर कौशिक सर की हिस्ट्री, वो एक थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे गंगानगर से, हमेशा एक अच्छे प्ले करते थे, बहुत प्यारे प्ले करते थे, देशभक्ति के प्ले। तो झलक दिखती थी वहीं से देशभक्ति, उस प्ले से उन्हें एजेंसी को लगा कि यार, मतलब एक आदमी एक प्ले में अपनी देशभक्ति दिखा रहा है, तो लगा यार ये देश के लिए करना चाहता है करके कुछ। तो एजेंसी खुद हायर करती है, मतलब खुद लेगी, आपको नहीं पता चलेगा। पहले आपका वर्क देखेगी कि, मतलब डेफिनेटली आपके अंदर वर्क होना चाहिए, वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, आपकी महारत किसी भी फील्ड में हो, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ पता है क्या है, आप अपने देश के लिए ईमानदार हो यार। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप ब्रेव नहीं हो कोई बात नहीं, आपको मैं इतनी ट्रेनिंग दूंगा, आपको ब्रेव बना दूंगा यार, आपको एक अच्छा फाइटर भी बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा। मैं दुनिया में आपको सब कुछ बना सकता हूँ, ईमानदार नहीं बना सकता। सर, ये आपने एक एग्जांपल दिया कि थिएटर प्ले देखकर उन्होंने रिक्रूट किया, और कोई एग्जांपल्स हैं ऐसे किसी और तरीके से किसी को किया? आप ऐसे डेपुटेशंस वगैरह भी जा सकते हैं, क्योंकि देखो वो रिवील हो गए हैं तो मैंने रिवील बताया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और आप रविंदर कौशिक सर यहाँ से पाक जाने के बाद, लॉ करने के बाद, वहाँ के आर्मी ऑफिसर बनने के बाद एक मेजर रैंक तक रहे वहाँ पर, शायद 2001 में वो वहीं क्या कहते हैं जेल के अंदर ख़त्म हो गए। सर, यूएस ने भी अभी कुछ इनिशिएटिव किया है CIA ने कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू वो रिक्रूट कर रहे हैं, क्या इंडिया में भी ये होना चाहिए? नहीं यार, मैं तो ये कहूँगा कि एजेंसी का मतलब क्या होगा, सीक्रेट एजेंसी का मतलब क्या हो गया सर, सीक्रेट, खुफिया। तो जब खुफिया चीज़ें हैं तो लाइफ में खुफिया ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जो आपके पास आ रहा है वो डबल एजेंट का काम नहीं करेगा, वो पहले से प्लान ना हो। मैं स्पाई की एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि नॉलेज इज़ पावर। मतलब अगर मुझसे कोई ये पूछे कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ क्या है, मेरे लिए दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे महंगी चीज़ इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन से महंगा दुनिया में कोई नूर भी नहीं है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन हासिल करने से ज़्यादा खतरनाक है कि कहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। सही बात है। मतलब एक सही इन्फॉर्मेशन पाना बहुत बड़ी मुश्किल है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल क्या है कि हम अपने एनिमी तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें जो हम पहुंचाना चाहते हैं। वो ज़्यादा डेंजर है दुनिया में, उसको करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सर, एक एजेंट की लाइफ में ये भी बहुत सारे मिशंस होते हैं ऐसे जिसमें उन्हें टेररिस्ट ग्रुप्स में ज्वाइन होना होता है, उनकी तरह ट्रेन करना होता है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या हमारे इंडियन एजेंट्स को ये ट्रेन किया जाता है कि आप उनका ट्रस्ट कैसे गेन करोगे, या सपोज़ कोई हिंदू है तो वो उनकी लैंग्वेज कैसे सीखेगा, या वो नमाज कैसे पढ़ेगा, या कुछ भी, ये सब ट्रेन होता है इंडिया में? डेफिनेटली 100% कि मतलब कि अगर उसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्लान करना है
मतलब उसको प्लान करेंगे कि वो वहीं रहेगा, तो उसके लिए उसकी कंटिन्यू ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है, 1 साल 2 साल 2.5 साल, जिस तरह से उसका IQ लेवल होगा और जिस रीज़न में उसको जाना है दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वहाँ वो प्लान होगा वहाँ पर। मतलब मैं एक कहता हूँ आपको, एक शॉर्ट में एक बात बताता हूँ कि आप जाओ किसी भी देश में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप वहाँ रहो, बढ़िया से वहाँ शादी भी करो आप, ठीक है, आपके बच्चे भी होंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, बस एक ही चीज़ मत भूलना, अपने देश को, बाकी आप सब कुछ करो। बस ऐसे मैं नाम नहीं बताऊंगा ना, एग्जाम्पल दूंगा बहुत सारी जगह पर, तो एक ही लाइन है कि सब कुछ करो, दुनिया की हर चीज़ करो, एक बात याद रखना कि आपका देश आपके पीछे है करके। बट सर क्या सोल्जर्स को, स्पाइस को इतने पैसे मिलते हैं कि वो डबल क्रॉस ना करें या डबल एजेंट ना बने, या मतलब वैसे क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी तभी आदमी बिकता है, हर चीज़ का एक दाम है, क्योंकि देश प्रेम है तो वो देश के लिए तो काम कर ही रहा है, बट एक मतलब कोई मजबूरी होगी जिस केस में एजेंट्स भी डबल क्रॉस करते हैं। यार पहले तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा सर, देखो पैसे कमाने तो दुनिया में बहुत सारे बिजनेस में यार, ठीक है, बहुत है आजकल तो, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ रील ही बहुत बढ़िया आजकल तो, रील से ही पैसे कमा लो भाई, सही बात, ठीक है, शायद जितना रील से एक आदमी एक दिन में पैसा कमाता होगा तो सैलरी भी नहीं होगी यार एक एजेंट की, जितने एक दिन की इनकम होगी उसकी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, पैसे से भी बहुत चीज़ें ऊपर के आती है, बहुत सारे लोग होते हैं, आप रेशियो देखोगे तो रेशियो पॉइंट में मिलेगा आपको, लाखों में से एक ही आदमी होगा जो डबल एजेंट का काम करेगा यार। बट वो क्यों करते होंगे? देखो उसके पीछे ज़रूरी नहीं है कि पैसा भी हो, कई चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है कि आपको कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर एक एजेंट को 3 चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, हनी ट्रैप से बच ले यार। हनी ट्रैप मतलब लड़की या मतलब हनी ट्रैप गर्ल्स। अगर कई बार क्या होता है डबल एजेंट बनने का क्या होता है कि जैसे हमारे एक IPS डेपुटेशन गए थे, उस टाइम लिट्टे का बहुत बड़ा चल रहा था लंका के अंदर, हमारे साउथ के एक IPS थे, RNW में डेपुटेशन थे, वो CIA की एक एजेंट उनसे मिली एयर होस्टेस बनकर, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद वो दोबारा मिली उनसे, इंडिया में आई, इंडिया में आने के बाद उन्हें अपने साथ बुलाया, कर लिया उनको हनी ट्रैप और कई सीक्रेट्स लेकर गई। अब वो वहाँ पैसे के लिए नहीं गए लेकिन फंस गए, हनी ट्रैप हो गए ना। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे वीडियोस, ऐसे फोटोग्राफ्स, उन्हें लगेगा अगर दुनिया के सामने आ जाऊंगा तो यार मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो हर चीज़ पैसे का भी नहीं होता, वो मतलब कि दुनिया की हर एजेंसी वो ये चाहेगी मैं यार एक एजेंट को कैसे अपने कंट्रोल में लूँ, ठीक है। अगर आप चाणक्य नीति वही है, साम दाम दंड भेद, ठीक है, ये सब अपना लो आप। सही बात। सर एक चीज़ और है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि देश एक्चुअली दूसरे देश भी चलाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन का भी नाम आता है कि ये भी देश चला रहे हैं या ये भी डिसीजन मेकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, ग्लोबली भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं। कुछ ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज़ का भी नाम हम सुनते हैं, मुझे नहीं पता आपने सुना है कि नहीं, इल्यूमिनाटी और ये सब। तो कभी किसी मिशन के दौरान या कभी कुछ आपके अक्रॉस ऐसा कुछ आया कि भाई ये कुछ सीक्रेट सोसाइटी या बिजनेसेस हैं या जो ऐसे भी गवर्नमेंट को मैनिपुलेट कर रहे हैं? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि गवर्नमेंट दूसरे देश की कौन बनेगी, ये कौन डिसाइड करेगा, जिसको फ़ायदा होगा। आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि कल US मतलब रशिया से हम कोई डील कर रहे हैं, कोई भी देश डील करता है उनसे, और हम वेपन्स की डील कंटिन्यू किससे लेते हैं, रशिया से लेते हैं। या फिर हम अपना एक नया गवर्नमेंट आती है और वो बोलती है यार हम इस बार डील US से करेंगे करके पूरी की पूरी, या हम इजराइल से डील करेंगे, ठीक है। अब इजराइल का जो बिजनेस टाइकॉन है, जिसको पता है मेरी अरबों के वेपन्स जाने वाले हैं करके, खरबों के वेपन्स बिलियंस में, वो क्या चाहेगा गवर्नमेंट किसकी आए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो उसकी चाहेगा जो इजराइल से डील करने वाला है, उसके लिए वो हजारों करोड़ की फंडिंग भी देगा, ठीक है। तो कौन डिसाइड करता है गवर्नमेंट किसकी बने, जिसको अपना फायदा होगा, वही तो डिसाइड करेगा। कि अभी एग्जाम्पल के लिए कि किसी भी अभी कोई आदमी एक प्रोजेक्ट को लेकर चलता है, ठीक है, और US का ट्रम्प बोलते हैं उनसे कि यार जैसी मेरी गवर्नमेंट आती है ये प्रोजेक्ट तुम्हारे पास, ठीक है, और क्या कहते हैं, अब वो आदमी अपने हजारों करोड़ की फंडिंग भी देगा, वो साम दाम दंड भेद सब कुछ कर देगा ट्रम्प की गवर्नमेंट लाने के लिए। तो गवर्नमेंट डिसाइड कुछ पावरफुल लोग ही करते हैं कि गवर्नमेंट किसकी बने करके। और वो कैसे होता है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप किसी नेता से नहीं मिले कभी भी, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक पिक्चर बन चुकी है। वो पिक्चर कैसे बनी है, कैसे बनाई है, उसके पीछे बहुत एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है,
मतलब प्राइम मिनिस्टर भी एक कंट्री का वो फेस नहीं है, वो बस एक फेस है, मतलब वो नहीं है जो कंट्री चला रहा है, ऐसा कह बहुत सारे। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कई बार बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसे लोग बताऊंगा घर में पानी नहीं आ रहा होगा, उनका नल नहीं आ रहा होगा, गाली प्राइम मिनिस्टर को दे रहे होंगे कि यार हमारे घर में नल नहीं आ। यार मतलब एक चीज़ ये सोचो ना कि आपके घर में पानी नहीं आ रहा, आप कंप्लेन किससे कर रहे हो? प्राइम मिनिस्टर से। आपको उस दिन समझ में नहीं आया जिस दिन आपने दारू की बोतल ली थी वोट देने के लिए यहाँ पर लोकल एमएलए को, ठीक है? जब आप लोकल एमएलए से भाई साहब दारू की बोतल ले लिए तो फिर लोकल एमएलए भी तो अपना वो कोटा पूरा करेगा ना यार, जो आपने पैसा लिया है। आप सबसे पहले खुद के अंदर जो मतलब किसी भी देश की जनता है वो खुद से क्वेश्चन नहीं करती पहले यार। इस बार इलेक्शन आ रहे हैं, उनको सब कुछ चाहिए इलेक्शन में, उनको पैसे भी चाहिए, चीजें भी चाहिए, फिर आप क्या उम्मीद कर रहे हो यार किसी गवर्नमेंट से? अगर मैं इलेक्शन के अंदर 2 करोड़ 5 करोड़ लगा के इलेक्शन जीत रहा हूं तो मैं वो भी तो रिकवर करूंगा यार। तो उस चीज के लिए भाई सबसे पहले हमें खुद सही होना पड़ेगा। अगर जब तक हम खुद सही नहीं होंगे ना, आप एक चीज देखो, आप क्या चाहते हो? लोग अपने घर को बहुत साफ रखते हैं, मेरा घर, उनको मोहल्ले से मतलब नहीं है यार। मोहल्ले में नहीं कचरा वहां फेंक दे करके, तो देश तो बहुत दूर की बात है यार। जब आप अपने एक घर से बाहर नहीं निकल रही आपकी सोच कि मेरा घर वो मतलब एक छोटे से मतलब आपके घर के बाहर कोई गाड़ी लगा दे थोड़ी देर के लिए, आप बाहर आ जाते हो यूं करके, गाड़ी किसने लगा दी करके, तो क्या देशभक्ति की उम्मीद करोगे यार आप? और आप उनसे ये उम्मीद करोगे कि वो कल देश के लिए खड़े होंगे करके, जिन्हें गाड़ी लगाने में पार्किंग होगी थोड़ी देर दिक्कत पड़ गई। तो जब तक हर हिंदुस्तानी को, दुनिया के हर आदमी को पहले सेल्फ होना पड़ेगा यार। अगर जो आदमी कंप्लेन कर रहा है ना, पहले उससे पूछो यार तूने क्या किया है करके। हर आदमी को देखो सर, 15 अगस्त के दिन पूरी दुनिया की डीपी चेंज हो जाती है, 16वें अगस्त में दोबारा किसी और की आ जाती है यार। सही बात है, करेक्ट बात है। हाँ 16वें दिन में डीपी बिल्कुल एक दिन के लिए दुनिया की सब चीज़ें कर लो। सर ये दिखावे से नहीं होगा यार, करना पड़ेगा। उन बच्चों को भी याद करो जो 18 साल के बच्चे -40 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े होकर ड्यूटी दे रहे हैं यार। कभी यहाँ 45 डिग्री 50 डिग्री में जैसलमेर में बैठे हुए हैं, वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं बस। लेकिन एक दिन याद करना है, तो ऐसा नहीं है सर। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, पहले हमें खुद को सही होना पड़ेगा। जब तक हम खुद सही नहीं होंगे ना, जब तक दुनिया का कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आप कितने भी बड़े लीडर को लेके आ जाओ, आपकी जनता को सही होना पड़ेगा यार। क्या करोगे? एक चीज़ बताओ, एक बहुत अच्छा लीडर बैठा है अभी ऊपर, वो चाहता है कि देश सही हो, लेकिन उसी के पार्टी के कुछ लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि हमने दारू की बोतल के बदले वोट लिया है यार। वो चाह के भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, सरकार गिरा देंगे करके। सर लोगों का ये गलत राह पे जाना है, फिर गलत मेंटल स्टेट रखना अपने लीडर्स को लेकर, या फिर जो भी है, ये लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हो रहा है हमारे देश में, ऐसा है क्या? यार लैक ऑफ एजुकेशन भी नहीं कहेंगे, यूथ हमारी दुनिया में हमारा सबसे ज़्यादा है, ठीक है यार। कि सबसे पहले क्या, मैंने आपको बोला सबको शॉर्टकट चाहिए, सबको शॉर्टकट चाहिए आज के टाइम में। मतलब 90% लोगों को शॉर्टकट रास्ता अपनाना, रातों रात नाम चाहिए, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, मेहनत नहीं करनी वैसी। मतलब मैं आपसे नहीं कह रहा मुझे आपकी डिग्री नहीं चाहिए यार, आपके अंदर नॉलेज कितना वो बता दो। जब बहुत सारे स्कूल्स नहीं थे, नॉलेज आज भी हम चाणक्य को फॉलो करते हैं यार। कौन सा डिग्री कौन से कॉलेज से पढ़कर आए थे भाई? आपके अंदर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। और आपके अंदर भाई आज के अंदर मतलब सेल्फ डिसीजन की पावर ही नहीं है। ये जो कर रहा है वही मैं करूंगा, इसने वो किया वही मैं करूंगा, भाई खुद के अंदर मतलब डिसीजन पावर नहीं है। सर मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। आपने नरेंद्र मोदी जी जब सीएम थे गुजरात के, उनके साथ आपने टाइम सर्व किया है अपना, उनको उनकी सिक्योरिटी में रहे हो आप, तो थोड़ा उस बारे में बताओ, वो कैसा था? सर मैंने बिल्कुल ही चेंज ही नहीं देखे यार। आज भी मैंने कभी उन्हें छुट्टी करते हुए नहीं देखा भाई, ये मैं बोल रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा मतलब कि उन्होंने लीव ली हो। जितने भी दिन मैं उनके साथ था, शायद मैं 90 या 92 डेज तक उनके साथ रहा, कि एक ऐसा लीडर, ऐसा नहीं है मैं देखो मैं किसी मेरे लिए सारे धर्म बराबर है भाई। मैं उस एजेंसी से आया हूँ जहाँ मुझे पहली बार अभी आके पता चला है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी सब हैं करके अलग। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था यार। हम लोग एक ही मंदिर में जाते थे, एक ही गुरुद्वारे में बैठते थे, अभी बाहर आके पता चल रहा है मुझे कि भाई धर्म भी कुछ है करके। ठीक है, मैंने हर धर्म के लड़के के साथ ऑपरेशन किया है यार, हमने मिल के काम किया। तो और ना ही मैं किसी मेरे को पार्टी से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं देता हूँ वोट आदमी को देख कर यार। मेरे लिए आदमी इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे लिए पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, उस मेरे आदमी की वैल्यू है। मैंने मेरी लाइफ में उन्हें लीव छुट्टी जाते हुए नहीं देखा भाई।
इस एज पर लोग आज भी, आपने देखा होगा, देखो दुनिया, मैंने आपको क्या बोला कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बोला कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि ये गवर्नमेंट रहे करके, ठीक है। कुछ पावरफुल कंट्री नहीं चाहते कि गवर्नमेंट हट जाए क्योंकि आपका लीडर बहुत पावरफुल है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, फिर भी डिसीजन पावर क्यों नहीं ले पाते हैं? कुछ एक जनता की वजह से। आपको 70 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी को भी, किसी को 70 साल में प्रॉब्लम नहीं हुई, 10 साल में सबको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। आज आप देखो ना यार, आज दे रखा है ना कि आज आप हमारी आर्मी के ऊपर एक 9mm फायर करके देखो, हम रॉकेट लॉन्चर चलाएंगे करके, भाई हम 84mm चलाएंगे, आप 9mm तो मारो। किसी भी एक लीडर ने ऑर्डर्स दिया कि जाओ भाई कैंप उड़ा दो करके किसी देश के अंदर, लेकिन आम जनता को नहीं पता इसका असर कितना बड़ा जा सकता है ग्लोबल लेवल पर। आप किसी देश के अंदर जा रहे हैं भाई, पूरा वर्ल्ड आपके अगेंस्ट हो सकता है, लेकिन एक लीडर ने बोला नहीं भाई करना है करके सबक सिखाना है। तो डिसीजन लेना मतलब लगता बहुत आसान है, बहुत मुश्किल होता है डिसीजन ऊपर लेवल पर लेना। सही बात है सर। मोदी जी के अगेंस्ट भी कुछ लोगों को करना है, फिर जनता के माइंड में कुछ गलत नैरेटिव डाल देना, ये भी कोई एजेंसी ऐसी करती है? एजेंसी, ये मैंने आपको क्या बोला कि वेस्ट में बैठे हुए, ठीक है, या हमारे पड़ोस में बैठे हुए, वो चाहते ही नहीं है कि एक देश तरक्की करे, ठीक है। ये देश तरक्की करेगा तो दिक्कत होगी ना उनको। मैं एक छोटा यार आपको और मैंने आपको बोला कि 2 कंपनी एक ही सामान बना रही है, तो हर आदमी चाहेगा ना मेरी कंपनी का सामान बिके, उसकी कंपनी कैसे बर्बाद हो, तो हमारा देश कैसे बैकफुट में जाए, उसके लिए मैं 100 रुपये भी खर्च कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं बैकफुट में जाऊंगा तो मैं 1000 रुपये कमा लूंगा यार। सही बात है सर। आपके थोड़े मिशंस की बात करते हैं। आप कुछ अगर अपना कोई मिशन जो आप पब्लिकली डिस्क्लोज कर सकते हो, अगर बिना कंट्री का या चीज़ों का नाम ज़्यादा लिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि जस्ट अभी बहुत सारे ऑपरेशंस करे हैं, तो एक मेरी अभी एक बुक भी आ रही है सर दिसंबर में। उस बुक में मेरे मेजर 6 ऑपरेशंस हैं जो भी दुनिया में बड़े 6 ऑपरेशंस करें तो लोगों को देखने को मिलेगा। कौन सी कंट्रीज में थे? तो अभी मैं नाम डिस्क्लोज करूंगा तो बड़ा बाल हो जाएगा, पिछले बार ही बहुत चल रहा है। नेपाल में भी लोग तो बहुत, अच्छा हाँ, पे चार्जेस भी तो है, वो तो बुक पढ़ लेंगे, तो मैं किसी भी देश का नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे कह रहे हैं, मतलब जो लोग हमारे देश का हित नहीं चाहते थे, तो हमें लगा कि यार जो हमारे देश का हित नहीं चाहते तो उनको भी नहीं रहना चाहिए करके, ठीक है। तो बहुत सारे ऑपरेशन है। तो आप बता सकते हो कोई आपका मेमोरेबल जो बुक में भी हो? बुक तो आएगी तो हम देखेंगे ही, तो उसके अलावा कुछ बताओ। बस एक था कि यार हमारी करेंसी को कैसे भी करके हमारे को एक इन्फॉर्मेशन लगी थी कि हम एक आदमी को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे थे, बहुत ही टाइम से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन एक छोटा सा क्लू मिल गया था कि उसका एक बंदा इस टाइम जेल के अंदर है करके, ठीक है। तो उस टाइम ऑलरेडी इत्तेफाक से मैं भी जेल के अंदर ही था, तो मैं उस आदमी से मिला जो जेल के अंदर जाली करेंसी के अंदर, उसका नेटवर्क इंडिया के अंदर था पूरा का पूरा। तो मिलने के बाद दोस्ती हुई, चीज़ें आए, तो फिर मैंने पहले रैंडमली उससे पूछा कि यार किस केस में आए हो करके, बोल दिया यार ऐसे यार जाली करेंसी में आए, फेक लगा दिया। तो मेरे को तो पता था पूरा, वैसे ही पहले पता था। तो धीरे धीरे दोस्ती हुई, चीज़ें हुई, तो उसको भी पैसों की नीड हुई, उसको भी पैसों की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने कहा यार पैसे की ज़रूरत तेरे को भी और मेरे को भी है। मैंने कहा मेरे कुछ लड़के हैं जो पैसा चला देंगे अगर कहीं से अरेंज करा सकता है तो। अब उसको पैसे, तो जेल चाहिए तो पैसे, तो उसने कहा ठीक है। बोला कितना करेंसी चाहिए करके, मैंने कहा यार 2-4-5 लाख रुपए दिलवा दे करके। तो जो भी भाव तय हुआ, उसने कहा ठीक है बंदा भेज और यहाँ से मिल जाएगा करके। मैंने कहा देख 10% तेरा 10% मेरा, दोनों भाई का। तो जाली करेंसी उसने दिलवाई, 5-1 लाख जाली करेंसी दिलवाई उसने। तो थोड़ा उसको पैसा मिल गया, तो उसको एक ट्रस्ट गेन हो गया, ठीक है, ट्रस्ट गेन हो गया। तो मैंने कहा यार करेंसी तो बढ़िया है, बिल्कुल। बोला यार बिल्कुल 42 फीचर्स हैं भाई, कोई पकड़ ही नहीं सकता करके, ठीक है। तो हमने उन नोटों को चेक करवाया और पता चल गया कि ISI के नोट है करके, पाकिस्तान से पूरा इंडिया आ रहे हैं करके, वो फीचर्स पूरे के पूरे पाकिस्तान के हैं करके, ठीक है। तो फिर मैंने उसको बोला कि यार ये बढ़िया, तो अगली डील एक करा, 50 लाख की डील करवा दे। तब उसने कहा 50 लाख की डील तो इंडिया में नहीं हो पाएगी करके। तो बस मैं यही सुनना चाह रहा था। तो मैंने कहा अपने आदमी चले जाएंगे भाई वहाँ। तो आदमी लोग वहाँ गए, उसने डील करवाई, उसको एक मोटा प्रॉफिट मिल गया, बढ़िया। लेकिन हमारे को पहुँचना था उस टारगेट तक जिसे हम चाहते थे। तो डील के बाद उसने कहा बढ़िया धंधा चल रहा है करके, उसको प्रॉफिट बहुत बढ़िया, भरोसा, उसको अच्छी कमाई मिल गई, बिल्कुल जेल में बिल्कुल जैसा रह रहा था बिल्कुल राजा की तरह हो गया, जेल में कमाई अच्छी आ गई उसकी। तो फिर हमने एक बहुत मोटी रकम, एक रिस्क लिया बहुत मोटी रकम का। अब उतना पैसा सुनकर उसने कहा ये तो मेरे हाथ में नहीं है करके, यार इसकी डील करने के लिए तुम्हारे को किसी से मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हम उस आदमी तक मिले डील तक करने के लिए। तो उसने कहा ठीक है, इतनी बड़ी डील
पेमेंट वगैरह तुम हमारे को दिखा दो करके। ठीक है, हमने वीडियो कॉलिंग से पूरा उसको पेमेंट वगैरह दिखा दिया। तो उसने कहा ठीक है, ये डील मेरे हाथ में नहीं है, इस डील को मेरे सुपीरियर करेंगे, उसी की ज़रूरत हमारे को थी। और वो डील करने आया, उसको एलिमिनेट कर दिया। तो बहुत टाइम लगता है किसी चीज़ को करने में। तो उसको किल ही करा फिर आपने? कर दिया, ख़त्म कर दिया सर। ये आपने खुद एग्जीक्यूट करा या नहीं, मैंने एग्जीक्यूट आप इन्फॉर्मेशन दे रहे थे? मैं इन्फॉर्मेशन या हमारी टीम या जो भी थी, और पूरा जाली करेंसी का नेटवर्क खत्म किया। और ये कितने टाइम में एग्जीक्यूट हुआ था पूरा? पूरे प्रोसीजर को लग गए थे 4 महीने के आसपास। अच्छा। और बहुत पैसा भी खर्च हुआ। बट सर जब आप जेल में थे तो आप सर्व कर सकते हो, मतलब ऐसा था कि आप आपकी तो मैं आज भी information- कर दूंगा सर। आप भी, अगर आपके पास भी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जो हमारे देश के हित के लिए हो, आप कभी भी दे सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा सर, इन्फॉर्मेशन आपके पास भी हो तो आप बिल्कुल सर आपके व्यूवर्स को भी बोलिएगा कि अगर उनको कभी भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा आदमी है जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं सोचता, ठीक है, जो हमारे देश के हित में नहीं है, वो कुछ गलत काम कर रहा है, तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके यार उसकी कंप्लेन करो। एक अच्छे नागरिक होने के नाते ये तो कर लो यार। सही बात है। ठीक है, तो ये कभी ना सोचें कि आप सेफ हो, क्योंकि आतंकवाद कब आपके दहलीज पर आएगा आपको कभी नहीं पता चलेगा यार। सर वैसे एक स्पाई और टेररिस्ट का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल सेम होता है क्या? यार देखो कि अगर मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड छोड़ के कि देश के लिए। यार ये तो एक लाइन है, मैं लाइन के इस पार हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं लाइन के उस पार चला गया तो मैं एक आतंकवादी हूँ यार। तो एक लाइन का फ़र्क है सर। बाकी सब वो सेम ही है कि भाई देश के लिए मरना और नहीं देश। देखो, एक स्पाई जो है वो कभी इनोसेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक आतंकवादी उसको करना ही दहशत है, चाहे हजारों लोग मरें। उसको क्या करना है, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट को गिराना, यहाँ की आर्थिक स्थिति को ख़त्म करना, दहशत फैलाना लोगों में, प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत फैलाना। उसके लिए हज़ारों लोग भी मरे तो कोई फ़र्क। लेकिन एक स्पाई, बस ये है कि एक स्पाई जाएगा तो उस पर लगेगा एक आतंक मतलब देशद्रोह एक्ट लगेगा, बट वो टेररिस्ट नहीं है, इज नॉट ए टेररिस्ट यार। अच्छा सर, ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर अंदर घुस पाना बहुत मुश्किल है, मतलब जो इंटरनली बहुत स्ट्रांग है, बहुत क्लोज नेट है? चाइना। जैसे ही एंटर करूंगा मेरा रेटिना चला जाएगा उनके पास। मैं गाड़ी के अंदर भी जाऊंगा तो उनकी एजेंसी को पता चल जाएगा एक नया आदमी मेरे देश के अंदर आ चुका है करके, आपको पता ही नहीं चलेगा। हालांकि इतनी वो पॉपुलेटेड है, मतलब आप जैसे ही एयरपोर्ट पर जाओगे तो उनको पहली बार पता चलेगा एक नया इंसान आ चुका है। आप जिस गाड़ी में बैठे होंगे और ड्राइव भी कर रहे होंगे, उसको पता चल जाएगा गाड़ी किसी और के नाम पर है, ड्राइव कोई और कर रहा है। और ये हर इंसान जो ट्रैवल भी कर रहा है, जो कोई काम से भी गया है, सबकी रिपोर्ट है। MSS आपने दुनिया में कभी उनके ऑपरेशन ही नहीं सुने होंगे सर। उन एक आर्म डीलर का नाम सर्च करना, कार्डी का नाम कभी, ठीक है, न्यूक्लियर डील में भी उसका हाथ है। दुनिया का अगर अब मैं उसको गैंगस्टर बोलूं क्या बोलूं, उससे बड़ा आर्म डीलर दुनिया में कोई नहीं है। एक आर्म डीलर जो न्यूक्लियर डील करा रहा है यार, अब आप बताओ। ऐसा नहीं है कि जो हमें नहीं पता वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जितना पता है वही हमें नॉलेज लगता है यार। ये एजेंसी दुनिया मतलब ये क्या है, एक गैलेक्सी है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। आप जितना जानोगे हर बारी आपको एक नया परत मिलेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं आपको ये बोलूँ कि दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, चाहे उस देश का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो ये भी नहीं कह सकता कि मुझे मेरी एजेंसी के बारे में 100% पता है। 100% दुनिया में किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं। एंड सर जब आप दूसरी कंट्रीज़ में होते हो, आपको गैजेट्स यूज़ करने हैं या इंटरनेट यूज़ करना है, तो आपको डार्क वेब वगैरह का एक्सेस करना होता है या आप नॉर्मली कर सकते हो? कि वो तो मतलब आजकल तो हमने यही सुना है कि फ़ोन्स और वो तो सबसे ज़्यादा ट्रेसेबल है, हर कोई मूवीज़ में तो लोकेशन ही ट्रैक कर रहा फिर रहा होता है, तो कैसे वो सीक्रेटिव कैसे रहते हैं? देखो तरीका है कि मैं अपने कोऑर्डिनेटर या अपने एजेंट या मेरे सोर्स से कैसे बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए अभी आप कल जा रहे हो, ठीक है, कल आप कहाँ जा रहे हो, किसी भी कंट्री जा रहे हो, तो मैं बोलूँगा भाई 9 बजे टाइम कोई भी एक न्यूज़ चैनल BBC, अल जजीरा ये खोलना, और मेरी आईडी है, इस आईडी पर मैं इस कोड पर बात करूँगा करके। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब आपको वैसा समझाने की, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको क्या कर दिया, एक नंबर लिख कर दे दिए, 26 मैंने नंबर दे दिया आपको। क्या दे दिए? 26 नंबर, ABCD में 26 नंबर दे दिए।
ए नंबर 7 नंबर है, कोई भी XYZ, सबको एक अलग अलग नंबर दिया है मैंने। मुझे पता है कि L का नंबर क्या है, U का नंबर क्या है, ये सिर्फ आपको और मेरे को पता है, ठीक है। L नंबर क्या है और U नंबर क्या है, वो आपके पास डाटा और मेरे पास डाटा है, ठीक है। अब मुझे आपको कोई मैसेज देना है तो मैंने, और मेरी आपको आईडी पता है, यूट्यूब आईडी भी XYZ, मैं अल जजीरा में आपको नॉर्मली नंबर भेज रहा हूँ, आप वहाँ पढ़ लोगे सर। हज़ारों तरीके हैं, लाखों तरीके, कहाँ ट्रस्ट करोगे यार। मैंने आपको 5-6 नंबर बोले, आप उन नंबरों को अपने साथ मैच करोगे, एग्जैक्ट मैसेज आपके पास आ जाएगा। और थोड़ी देर के बाद उस मैसेज को डिलीट भी कर दूंगा यार, 2 सेकंड के बाद, 5 मिनट के बाद पूरा मैसेज दे दूंगा। हज़ारों लाखों तरीके हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। सर फोन वैसे सुन ही रहा होता है आपकी मोस्टली बातें, कोई भी हम बात कर रहे होते हैं वो मैसेज आ जाता है। फ़ोन पर बात ही नहीं करते हैं सर कभी दुनिया के अंदर। सर अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग पेजर अटैक भी हुआ अभी जो इजराइल ने करा, तो ये इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी सिर्फ बहुत नॉर्मल टेक्नोलॉजी है, बहुत ही नॉर्मल। 2000 की है वो जो आज आप सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं है दुनिया में। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में 2 ही तरह की चीज़ें हैं, एक होता है बॉम्ब, एक है IED। बॉम्ब दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है, ठीक है, चाहे हम हो, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, चाइना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अमेरिकन। बॉम्ब किसको मिलते हैं? दुनिया की आर्मड फोर्सेस को, अपने देश की सेफ्टी के लिए। लेकिन मिलिटेंट को क्या लगा कि यार हमारे पास भी क्या होना चाहिए, बॉम्ब होना चाहिए, तो उन्होंने एक नई चीज़ बनाई, IED। सेम काम वही करती है, ठीक है, लेकिन 4 चीज़ों को मिलकर बनती है। तो मैं 4 चीज़ें ना भी बताऊं तब भी चलेगा, ठीक है। जब तक ये 4 चीज़ें आपके पास नहीं होगी, जब तक कोई भी ID नहीं बनेगी। तो उसमें से एक सबसे मेजर चीज़ है इन 4 चीज़ों में, एक्सप्लोजिव के बाद, वो है पावर सोर्स। दुनिया का कोई भी बॉम्ब, चाहे वो परमाणु बम हो या एक नॉर्मल ID हो, उस ID को भी ब्लास्ट करने के लिए और परमाणु बम को भी ब्लास्ट करने के लिए पावर सोर्स की ज़रूरत होती है। पावर सोर्स दुनिया में 2 ही तरह के हैं, कहीं ऑडियंस बहुत कंफ्यूज ना हो, बहुत नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। दुनिया में 2 ही पावर सोर्स होते हैं। एक पावर सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक, ठीक है, बिजली। दूसरी है आग। तीसरी पावर सोर्स दुनिया में है ही नहीं, ठीक है, फ्लेम या इलेक्ट्रिक। तो ये 2 चीज़ें दुनिया में जहाँ यूज़ हो रही है, उन सब चीज़ में बॉम्ब लग सकता है। तो पेजर बहुत नॉर्मल है। इन 2 चीज़ों को अगर अपनी लाइफ से अवॉइड कर दो, कर सकते हो। बट सर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ऐसा अटैक प्लान हो जितने मोबाइल फोन है वो सब एक्सप्लोड हो जाए। बिल्कुल, आप लाखों कर लो, पावर सोर्स बिल्कुल हो सकता है। आप लाखों, हजारों, करोड़ों कर लो, जितने मोबाइल फोनों में नेटवर्क है सारे हो जाएंगे अगर। लेकिन उसके लिए वो मोबाइल फोन आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपका मोबाइल फोन मुझे मिल जाएगा तभी हो पाएगा। एक यार, मुझे आपके मोबाइल के अंदर प्लांट करना पड़ेगा। 4 चीजों में से पावर सोर्स तो ऑलरेडी आपके मोबाइल में है। पावर सोर्स क्या आपके मोबाइल में? इलेक्ट्रिक है ना, ठीक है। तो पावर सोर्स तो मुझे नेचुरल मिल गई, वही सेम पेजर में भी मिली, क्योंकि पेजर को भी कंटिन्यू चार्ज करना पड़ा, ठीक है। इसके बाद मुझे इसमें क्या चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी? मुझे 2 चीज़ें और डालनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। जब तक वो 2 चीज़ें मैं नहीं डालूंगा, आपके मोबाइल को मैं ब्लास्ट नहीं कर सकता ना यार, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज़ को ब्लास्ट करने के लिए एक्सप्लोजिव की तो जरूरत पड़ेगी ना यार। तो मैं एक्सप्लोजिव कैसे डालूंगा आपके पास? सही बात। तो एक्सप्लोजिव तो डालना ही पड़ेगा। और मैं आपको एक्सप्लोजिव का बता दूं, एक जो हाई एक्सप्लोजिव होता है उसका 1 ग्राम 20 मीटर का डेंजर एरिया होता है। आप समझ लो आपके मोबाइल में कितना आ सकता है, 20 मीटर डेंजर एरिया। एक जो डेटोनेटर का वेट है, 1 ग्राम का डेटोनेटर होता है, ठीक है। 0.9 ग्राम एक्सप्लोजिव होता है उसमें। अगर आपके हाथ में ब्लास्ट हो गया तो आपके बॉडी को लेके भी चला जाएगा। तो बहुत नॉर्मल है वो, मतलब बहुत एडवांस हो चुकी है दुनिया। ये तो बहुत छोटा है, ID तो बहुत। अभी तो आप थोड़े दिन के बाद नए पॉडकास्ट में सुनोगे न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर। आप कहोगे ये क्या आ गया भाई, एक नई चीज़, ठीक है। ये तो ID तो बहुत पुराना है। ये तो लिट्टे का जब LTT हुआ करता था, IDs तब के हैं यार। अगर आप सुसाइड बॉम्बर धानु की बात सुनो, तेलमुली राजरत्ना, जिन्होंने हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को ब्लास्ट किया अपने साथ, तो उन्होंने, वो भी तो एक ID है। वो क्या था? एक लड़की ने अपने बॉडी पर ID तो लगा कर आई है। सही बात। क्यों? उसमें क्या है? उसमें कमांड लड़की हो गई, मतलब जो उसको ऑपरेट करेगी वो एक लड़की है, लगाया तो बॉडी में ही है ना। और मैं आपको एक बताऊं कि ID जो आप पेजर बोल रहे हो, इस दुनिया में कितने तरह की ID हो सकती है पता है? कितने तरह से ब्लास्ट हो सकती हैं? जितनी इस दुनिया में पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 700 के समथिंग है। तो 700 करोड़ के समथिंग तरह के बॉम्ब बन सकते हैं, ID बन सकती है। अरे मतलब आप सोच ही नहीं सकते। अगर धरती में कोई ये बोल दे कि यार ये बेस्ट ID है, उससे मतलब एक इंजीनियर है ना, आप कह सकते हो कि इससे अच्छी बिल्डिंग नहीं बन सकती दुनिया में। आने वाले टाइम में और भी बढ़िया बनेंगी ना। तो वही जो बॉम्बर है,
दुनिया में बॉम्बर आते रहेंगे, नए नए तरह के आईडीज़ बनाते रहेंगे, ठीक है। बहुत छोटा, मतलब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ छोटा सा, कि एक ऐसी आईडी, ये भी एक बहुत नॉर्मल आईडी है, अगर वो किसी देश में प्लांट कर दिया जाए, लगा दिया जाए, वो तभी फटेगी जब उस देश का प्रेसिडेंट मूव कर रहा होगा या प्राइम मिनिस्टर मूव कर रहा होगा। ये बहुत नॉर्मल है। ये भी वो पड़ी रहेगी, 6-6 महीने तक पड़ा रहेगा रोड के किनारे, लेकिन ब्लास्ट पता है कब होगा? जब एक प्राइम मिनिस्टर का व्हीकल मूव कर रहा होगा या प्रधानमंत्री का व्हीकल मूव कर रहा होगा, तभी फटेगा। और ये भी मैं बता रहा हूँ नॉर्मल है, ये टेक्नोलॉजी बहुत नॉर्मल है। वो आप उस रोड से करोड़ों गाड़ियां जाएंगी डेली, सपोज करो कोई भी अपना डासना टोल टैक्स, कितनी गाड़ियां जाती होंगी, लेकिन जिस दिन वहां से देश की प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की गाड़ी मूव करेगी, वो ब्लास्ट कर जाएगा। पर सर उसमें कुछ तो ऐसा प्रोग्राम होगा कि जैसे गाड़ी से कुछ कांटेक्ट, वो बॉम्बर, वो उसका इंजीनियर है, वो बॉम्ब का एक इंजीनियर है। मैंने जैसे आपको बोला ना कि एक आदमी ने बिल्डिंग बनाता है, किसी ने बुर्ज खलीफा बना दिया, अभी इससे भी बड़ी कोई बनाएगा, किसी ने ताजमहल बना दिया, ठीक है। तो ये कभी खत्म, सोच कभी खत्म नहीं हो सकती है भाई। टेररिज्म की सोच कभी खत्म नहीं होगी। आप उसको जितना रोकना चाहोगे उसका एडवांस होगा। जो आज हम जिसे रोकते हैं वो और आगे हम क्या करें करके वो एडवांस चलेगा। तो पेजर तो बहुत नॉर्मल था ही। तो लोगों के बहुत सारे, मैं न्यूज़ में सुन रहा था, मेरे पास भी बहुत लोगों के मैसेज आए कि सर अब तो हम मोबाइल बंद कर देते हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि यार अगर आप अपनी 2 चीज़ें अवॉइड कर सकते हो, क्या चीज़ें? एक पावर सोर्स और दूसरा इलेक्ट्रिक और फ्लेम। तो धरती का कोई आदमी कह दे कि मैं इन 2 चीज़ों को अवॉइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता भाई। सूरज की रोशनी तो लोगे ना यार, वो उससे भी एक्टिवेट होगा। क्या आप सूरज की रोशनी भी लेना बंद कर दोगे? एनर्जी सोर्स तो सर चाहिए ही चाहिए, एनर्जी सोर्स तो चाहिए ना नीड है। यार। आप सूरज की रोशनी लोगे, बोलते यार मैं कमरे में ही नहीं आऊंगा, मैं सूरज की रोशनी में भी नहीं आऊंगा भाई। कमरे के टेम्परेचर को तो नहीं रोक सकते ना, वो टेम्परेचर में भी सेट हो जाएगा यार, वहां से भी गेन कर लेगा एनर्जी, टेम्परेचर से एक्टिवेट हो जाएगा भाई। आपको पता है कि अभी इस रूम में हम बैठे हुए हैं, 23 टेम्परेचर है, मुझे पता है कि एसी लगा रहेगा, इनको रात को आ जाएगा 21 पर, मैं 21 पर सेट करके चला जाऊंगा यार भाई। तो आप इन्फिनिटी आप कर ही नहीं सकते। और अगर इतनी डेडिकेशन है ही तो आप स्पाई बन सकते हो, हैं अगर आप ये सब त्याग सकते हो, त्याग कर सकते हो बिल्कुल। मतलब इमोशन तो होने ही नहीं चाहिए भाई लाइफ के अंदर। अब आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है सर? अब आपके इमोशंस वापस आ रहे हैं या अभी आप इमोशनलेस हो? यार मैं अभी कई लोग मुझे पता है क्या लगते होंगे, कई लोग मुझे बोलते होंगे, जैसे मैं बात करता हूँ मैसेज में, तो मैं बोलता हूँ यार भाई तेरी पिक भेज करके फ़ोटो भेज, उसको भी लगता होगा वैसे मेंटल आदमी यार। मैं उसको चेक करता हूँ 4-5 फ़ोटो लगा के, सही है, ओरिजिनल है, नहीं है चीज़ें हैं। तो लोग तो आधे लोग तो मुझे पागल ही समझते होंगे वैसे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार मेरी जगह भी रख के देख लें वो लोग, है ना। आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपकी पहले की लाइफ रही है, वो थोड़ा, तो अगर कोई आदमी 3 बारी भी देख ले तो अजीब सा लगता है इस आदमी ने 3 बारी क्यों देखा करके, ठीक है। तो 2 दिन तक तो उसी आदमी के बारे में सोचना पड़ता था कौन करके। तो आप तो इजीली ट्रस्ट ही नहीं कर पाते होगे किसी पे। सर ट्रस्ट तो मैं दुनिया में, सर धरती में अपने सिवा इस दुनिया में किसी पर नहीं करता। सर क्लोज फैमिली मेंबर्स ये सब तो रहता होगा, जो आपके जो अटैचमेंट्स हैं, जो रिलेशंस हैं। नहीं यार वो तो है ना, ट्रस्ट तो मेरे, ट्रस्ट एक अलग चीज़ है। अभी हम लोग बैठे हैं बहुत प्यार से, है ना, तो ये अभी वाले डीएनए में हूँ मैं, है ना। अगर सपोज करो आपकी जगह कोई दूसरे लोग, जिस टाइप के लोग होंगे, एक स्पाई गिले, एक स्पाई क्या है, एक पानी है, वो दुनिया में जहाँ चला जाएगा वैसा ही बन जाएगा। उसको जिस डीएनए में डाल दोगे वो उस डीएनए में हो जाएगा। अभी आपकी जगह कोई छोटे बच्चे होंगे, एग्जाम्पल में उनके साथ, वो कहेंगे यार कि लक्की भैया तो बहुत अच्छा इंसान है करके, बढ़िया है ना। और उनकी जगह कोई मिलिटेंट या कोई टेररिस्ट होंगे, कहेंगे इससे हरामी कोई है ही नहीं। तो किसके साथ हम कैसे रहते हैं, पर आप देखते ही पहचान लेते हो कि इसकी थोड़ी नीयत ऐसी समझ में आ जाता है। सर आजकल इतना है कि मतलब थोड़े से टाइम से, ये सब छोड़ दो यार, आपके मोबाइल के 3 मैसेज से पता चल जाएगा सामने वाला क्या चाहता है करके। उसके लिखने से पता चल जाएगा कि इसने सोच समझ के लिखा है, रैंडमली लिखा है करके, ठीक है। इसने थोड़ी देर होल्ड करके मेरे को मैसेज भेजा है, या एक रैंडमली, मतलब मिलना तो बहुत दूर की बात है, आप एक लाइन लिख कर दे दो, उस लाइन से आपकी थिंकिंग समझ में आ जाएगी आप किस टाइप के हो करके। अच्छा, वाह, क्रेजी सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और आपसे ऐसा लग रहा है दिन भर भी बातें चलती जाए तो आपके जो एक्सपीरियंस है और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, जो आप जी कर आए हो, जो आपकी नॉलेज है सर, अमेजिंग सर, मज़ा आ गया। और मैं जनता से कहूँगा भाई, अगर आपको मज़ा आया है तो पार्ट 2 के लिए ज़रूर कमेंट कर देना। और सर की बुक लॉन्च हो रही है दिसंबर में, सर थोड़ा बता दो। दोबारा आएंगे यार, दिसंबर में अपनी बुक लॉन्च है,
ठीक है, जो सर वो आपका कैमरा वाला है, तो बिल्कुल जो दिसंबर में यार अपनी बुक है, और पहले बुक में इन्होंने इतना प्यार दिया, हुसैन जैदी सर ने लिखा वो बुक, और इतना प्यार दिया वो बुक 21 दिन में बेस्ट सेलर बन गई, ठीक है। तो आप जो बुक आ रही है उसका ऑथर मैं खुद ही हूँ, तो जैदी सर ने बहुत सपोर्ट किया आपके, उससे जैदी सर को भी बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा मैं। तो सेम पब्लिशर से ही बुक आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि यार आप इतना सपोर्ट करो, और उसमें दुनिया में आपको 6 दुनिया के बड़े ऑपरेशंस मिलेंगे देखने को, मतलब जिन ऑपरेशंस के बारे में वर्ल्ड में आपने सुना नहीं होगा कि ऑपरेशंस कैसे स्टार्ट हुए और उनको कैसे ख़त्म किया, तो सबको देखने को मिलेगा। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। और जनता से मैं बोलूँगा कि इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें, लोगों तक पहुंचा दें। ये जो सर की नॉलेज है, सर के जो एक्सपीरियंस है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपको मज़ा आया तो इस पॉडकास्ट को लाइक कर देना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप सर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप सर को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सर का इंस्टाग्राम यहाँ पे आ रहा था। दैट इज इट, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।